हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं CUET पीजी फॉरेंसिक साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था 28 मार्च 2024 के दिन। सो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके आने वाले CUET पीजी एग्जामिनेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमने 2025 CUET एग्जामिनेशन की क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। एक साल का कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो अभी से टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET पीजी एग्जामिनेशन 2025। आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस, एक्सक्लूसिव PDF स्टडी मटेरियल जो कि CUET पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे यूनिट टेस्ट जो कि टॉपिक वाइज MCQs होंगे जिससे कि आपका हर एक टॉपिक बहुत ही सॉलिड हो जाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी और अपने CUET पीजी एग्जामिनेशन को आप 100% क्रैक जरूर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। आप एप्लीकेशन आपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, iOS डिवाइस पे या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप या अपने टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है हमारा एप्लीकेशन। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर एप्लीकेशन एंड जॉइन आवर क्लासेस फॉर CUET पीजी एग्जामिनेशन। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिस्ट 1 मिली हुई है, लिस्ट 2 मिली हुई है। इन दोनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 2 में पर्टिकुलर क्या मिले हुए हैं, आपको पॉइजन्स मिले हुए हैं और वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आपको बताना है, जैसे कि स्पाइनल पॉइजन, कार्डियक पॉइजन, एक्सफिक्सिएंट, नेफ्रोटॉक्सिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्क्यूरी, स्ट्रिक्निन एंड एकोनाइट। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉइजन्स हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे हम कहते हैं SCO, ये बहुत ही ज़्यादा इजी आपको लगेगा देख के कि ये एक्सफिक्सिएंट है, मतलब इसकी वजह से एक्सफिक्सिया क्रिएट होता है और एक्सफिक्सिया की वजह से किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक्सफिक्सिएंट होता है, एक्सफिक्सिया जनरेट करता है। वैसे ही नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब क्या, जहां पे भी नेफ्रो वर्ड आ गया ये नेफ्रॉन से एसोसिएटेड, मतलब आपकी किडनीज पे असर करने वाला, आपकी किडनीज को अफेक्ट करेगा। कार्डियक पॉइजन ऐसे ही आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। स्पाइनल पॉइजन आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करने वाला पॉइजन होता है। और एकोनाइट, मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि जो एकोनाइट टाइप ऑफ पॉइजन होता है वो आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। तो कार्डियक पॉइजन में हम एकोनाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब बच गया स्पाइनल पॉइजन और नेफ्रोटॉक्सिक। अगर आप मर्क्यूरी और स्ट्रिक्निन में कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे जो मर्क्यूरी है वो आपकी किडनीज को अफेक्ट करती है, मैं आप सभी को बता दूं, बट हो सकता है कि कभी आप एग्जाम दे रहे हो और लेट्स से नेफ्रोटॉक्सिक या स्पाइनल पॉइजन आपको याद नहीं आ रहा है, तो अगर आपको आपने दो भी मैच कर लिया ना तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अब ध्यान से देखो कि जो C के साथ 1 होगा और B के साथ 4 होगा, C1, सो C1 B4, इसमें भी B4 है। ओके, तो हम एक और मैच करेंगे। सो जो स्पाइनल, लेट्स से मैंने क्या बोला, जो मर्क्यूरी होती है वो आपकी किडनीज को अफेक्ट करती है, तो जिसमें भी D के सामने 2 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, सो इसमें D में 3 है, इसमें D में 2 है, तो ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन। सो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स देख सकते हो, आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, जो स्ट्रिक्निन है ये स्पाइनल पॉइजन है, आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को असर करेगा। एकोनाइट कार्डियक पॉइजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैसेस टाइप ऑफ पॉइजन होते हैं वो एक्सफिक्सिएंट होते हैं। मर्क्यूरी नेफ्रोटॉक्सिक है, मतलब आपकी किडनीज को असर करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, मैच दी लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं और ये क्या है, उन सेक्शन से एसोसिएटेड चीजें हैं। ठीक है, सो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, CRPC है, IPC है, वो रिप्लेस कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा स्टेप
लिया गया है, काफ़ी बड़ा चेंज है। एंड आपको IEA, CRPC, IPC के साथ साथ ये भी पढ़ना है कि भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंज हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या चेंज हुआ है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसे हम कहते हैं BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज इक्वल टू IEA कर देती हूँ मैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेक्शंस है ना सारे चेंज हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग क्लासेस में, यूट्यूब में और हमारे कोर्स में भी। अगर आप हमारा CVT PG का कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं वो उसमें तो कवर करा ही दूंगी, हम यूट्यूब में भी कुछ लेक्चर्स करेंगे जिसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, जो हमारे दिमाग में बस चुके थे, वो जो चेंज हो रहे हैं भारतीय सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से। सो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अभी तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट के परस्पेक्टिव में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लो, ठीक है। सो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये फॉरेंसिक्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एविडेंसेस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। एंड जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सेक्शन 32, 45, 138 और 136 कौन कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है। प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मेडिकल एविडेंस, डाइंग डिक्लेरेशन, पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट एंड ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। आपको ये पता है अभी तक जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट है सेक्शन 45 के अंदर आता है, जो डाइंग डिक्लेरेशन है इट कम्स अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेट्स जस्ट गेट टू नो द आंसर। ए के साथ 2 आना चाहिए, बी के साथ 4 आना चाहिए, ए के साथ 2 आना चाहिए एंड बी के साथ 4 आना चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए के सामने ही 2 कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, 1, 1 एंड 3 है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हियर यू गेट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सेक्शन 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो डाइंग डिक्लेरेशन से एसोसिएटेड है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग मेडिकल एविडेंसेस। सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड विद द मेंटल हेल्थ कॉन्टेक्स्ट लाइक इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करता है। फॉरेंसिक मेडिसिन से ये क्वेश्चन है, फॉरेंसिक साइंस के फॉरेंसिक मेडिसिन पोर्शन से एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ABCD है जिसको 1 2 3 4 के साथ आपको मैच करना है। लैसरेशन, एग्जिट वुंड, इंसाइज्ड वुंड और एंट्री वुंड। सो शार्प कटिंग एज फोर्स, हार्ड एंड ब्लंट फोर्स, इन्वर्टेड मार्जिन्स एंड इवर्टेड मार्जिन्स। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो एग्जिट वुंड और जो एंट्री वुंड है बेसिकली ये वुंड बैलिस्टिक का पार्ट है, मतलब गन्स के बुलेट के थ्रू जो इंजरीज होती है उसके एरिया का है, ठीक है। इंसिजन और लैसरेशन, लैसरेशन कैसे होती है और इंसिजन, इंसिजन का मतलब क्या है, अगर कोई बहुत ही ध्यान से शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगाता है तो उसे हम इंसिजन कहते हैं। लैसरेशन क्या, जब कभी भी आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी या स्कूटी से आप या फिर बाइक से आप गिरे होंगे तो जिस तरीके की चोट बनती है ना, कब बहुत घुटने छिले होंगे सभी बच्चों के, है ना। बचपन में बदमाशियां बहुत करते हो और खेलते कूदते समय हमेशा बच्चा गिर ही जाता है और सब बच्चों के घुटने छिले हुए होते हैं, है ना, कभी ना कभी बदमाशी करते हुए। तो उस समय जैसे वूंड्स बनते हैं उसे हम कहते हैं लैसरेशन, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल टर्म में अपने दिमाग में याद रखो ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे मदद हो सके, ठीक है। सो शार्प कटिंग फोर्ज, इंसिजन को मैं लिखूंगी ऐड करूंगी शार्प इंसिजन, शार्प कटिंग फोर्स पे। हार्ड एंड ब्लंट फोर्स, ठीक है। इसके अलावा इवर्टेड मार्जिन्स, इन्वर्टेड मार्जिन्स, जो हार्ड एंड ब्लंट फोर्स है वो लैशरेशन में आ जाएगा, ठीक है। एग्जिट वुंड्स और एंट्री वुंड में इन्वर्टेड और इवर्टेड मार्जिन्स देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। सो पहले देख लो, ए के साथ 2 होना चाहिए, सी के साथ 1 होना चाहिए, सी के साथ 1 होना चाहिए, सी के साथ 1 होना चाहिए, ए के साथ 2 होना चाहिए। क्लियरली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लैसरेशन हार्ड एंड ब्लंट फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। एग्जिट वूंड की जो मार्जिन्स होती है वो इवर्टेड मार्जिन्स होती है,
ठीक है। इन्वर्टेड कैसी होती है, अंदर की साइड में, ठीक है। जब कोई भी बुलेट स्किन को एंटर करेगी तो जो मार्जिन्स होती है वो अंदर की साइड होंगी, तो उनको हम कहते हैं इन्वर्टेड मार्जिन्स। और एग्जिट वुंड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंट्री वुंड में जो भी मार्जिन्स है वो अंदर की साइड होगी और जो ऊपर का सरफेस होगा वो प्लेन होगा। बट जो एग्जिट वुंड है उसमें बाहर की साइड में जो मार्जिन्स होंगी वो बाहर की साइड में होंगी, उसको हम कहते हैं एवर्टेड मार्जिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ ग्लास कैन बी मेजर्ड बाय। अब देखो जो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है वो हम ग्लास एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, है ना। सो ग्लास एग्जामिनेशन में जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड यूज करते हैं डेंसिटी को मेजर या कंपेयर करने के लिए, तो हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बेंजीन इथेनॉल, ब्रोमोफोम इथेनॉल, ब्रोमोफोम ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड अल्कोहल। सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फोरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन करी है अपने प्रैक्टिकल में ये डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन जरूर से किया होगा। सो उन सभी बच्चों को पता होगा कि ब्रोमोफोम और ब्रोमोबेंजीन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो नॉन फॉरेंसिक बैकग्राउंड से है और फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स करना चाहते हैं उन सभी को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो ब्रोमोफोम और ब्रोमोबेंजीन है ना, ये हेवी लिक्विड है और लाइटर लिक्विड है, ठीक है। ब्रोमोफोम और ब्रोमोबेंजीन के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं। और ये डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन क्या होता है, लेट्स से जो ग्लास होती है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है और मैच करना होता है, ठीक है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दो ग्लास सैंपल है, लेट्स से वी हैव अ सैंपल ए ग्लास का और सैंपल बी ग्लास का, ठीक है। ये जो सैंपल ए है मुझे सस्पेक्ट के घर से मिला है, मुझे सस्पेक्ट के घर से मिला है। जो ये जो बी टाइप का ग्लास है, ये ए ग्लास, बी ग्लास, जो बी ग्लास है वो मुझे कहाँ से मिला है, क्राइम सीन से मिला है। बी टाइप का जो ग्लास है क्राइम सीन से मिला है और मैंने ए जो ग्लास का पीस है वो सस्पेक्ट के घर से कलेक्ट करा है, ठीक है। तो अब मैं ये चेक करूंगी जो दोनों ग्लास पीसेस हैं वो सेम ओरिजिन के हैं या नहीं है, मतलब सेम उनका ओरिजिन है या नहीं है। तो मैं करूंगी डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन में क्या होगा, मैं ब्रोमोफॉर्म और ब्रोमोबेंजीन का कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, ठीक है। मैं ब्रोमोफॉर्म और ब्रोमोबेंजीन का कॉम्बिनेशन बनाने वाली हूं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होगा, इसमें डिफरेंट डेंसिटीज हैं तो दो ग्रेडियंट्स क्रिएट हो जाएंगे, इसी वजह से हम इसे डेंसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने ग्लास पीस को सबमर्ज करूंगी। लेट्स से ए टाइप का ग्लास को मैंने सबमर्ज किया और वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहां पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड मैंने बी को इस टेस्ट ट्यूब, लेट्स से T1 T2, मतलब टेस्ट ट्यूब 1 टेस्ट ट्यूब 2, मैंने टेस्ट ट्यूब 2 पे बी को डाला एंड ये जो बी है वो भी इसी ही सिमिलर लोकेशन पे फ्लोट कर रहा है, या तो सिंक करेगा तो फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनका ओरिजिन सेम हो सकता है, इनका ओरिजिन सेम है या सेम हो सकता है। अगर जो बी टाइप का ग्लास है जो क्राइम सीन से मिला है वो ए टाइप के ग्लास से अलग होगा तो ये डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। लेट्स से जो ए है वो यहाँ पे है, जो बी है वो यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, इनका जो ओरिजिन है वो सेम नहीं है, ये अलग अलग टाइप के ग्लास पीस हैं तो इनका कोई रिलेशन नहीं बैठता। इस तरीके से हम डेंसिटी ग्रेडियंट एग्जामिनेशन करते हैं ग्लास के लिए टू गेट टू नो दी ओरिजिन, और उनको कंपैरिजन एग्जामिनेशन करते हैं, ओके। So yes, let's move to the next question. Question number 5. Which of the following is not a man-made fiber? इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो man-made फाइबर नहीं है? Option 2 is the correct option. इसके अलावा जितने भी फाइबर्स हैं सारे के सारे man-made है, जैसे कि नाइलॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिएस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीप्रेसेंट? अभी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं जिसमें विच इज नॉट द फॉलोइंग, विच इज नॉट इंक्लूडेड, विच इज नॉट दिस, विच इज नॉट दैट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और ओवर एक्साइटमेंट में बच्चे हमें तो वो क्वेश्चन पता है करके गलत आंसर लगा देते हैं। इसी वजह से जब कभी भी आप एग्जाम दो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, चाहे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्लियरली पढ़ेंगे, उसका मीन समझ लेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। बिना क्वेश्चन का मतलब समझे ऑप्शंस की साइड पे नहीं भागना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीप्रेसेंट? ठीक है, एम्फेटामीन्स,
alcohol, diazepam and chlordiazepoxide, chlordiazepoxide, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्फेटामीन्स। एम्फेटामीन्स क्या होते हैं? एम्फेटामीन्स स्टिमुलेंट्स होते हैं, सॉरी हाइलुसिनोजेनिक होते हैं, ये हाइलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं, परसेप्शन चेंज करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, डाइज़ेपाम, ये जो क्लोर डाइजेपॉक्साइड है ये भी डाइज़ेपाम का एक पार्ट है, डाइज़ेपाम फैमिली या डिप्रेसेंट बेंजोडाइजेपिन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से एक है। तो डाइज़ेपाम भी आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल इनिशियली स्टिमुलेंट होता है, बट एट दी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डिप्रेसेंट ही होता है। तो आप कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अल्कोहल को स्टिमुलेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एम्फेटामीन्स है वो हाइलुसिनोजेनिक ड्रग्स हैं, मतलब हाइलुसिनोजेंस क्रिएट करते हैं, इस वजह से एम्फेटामीन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज प्रिफर्ड एज एंटीडोट फॉर ओपियम पॉइजनिंग? ओपियम पॉइजनिंग के लिए इनमें से कौन सा यूज करते हैं हम एज ए एंटीडोट, जो कि ओपियम के ऑप्शन है। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी फेमस एंटीडोट है। सो नलोक्सोन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज यूज्ड एज अ एंटीडोट फॉर ओपियम पॉइजनिंग। एंटेगोनिस्टिक होता है, मतलब ओपियम के पॉइजनिंग के अगेंस्ट काम करता है, जिससे कि ओपियम पॉइजनिंग रिवर्स करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? बहुत ही स्ट्रेट इजी क्वेश्चन, बहुत फेमस है ये साइंटिस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करने के लिए इनको श्रेय जाता है। इनका नाम है सर एलेक्स जैफरी। सर एलेक्स जैफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप करी थी। उन्होंने फॉरेंसिक्स के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप नहीं करी थी, वो जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे, जेनेटिक्स की स्टडी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की में स्टडी कर रहे थे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते पढ़ते उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट करी, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत रिमार्केबल रिजल्ट देता है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रन अमॉक कंडीशन? सो जो रन अमॉक कंडीशन है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ओपियम, कैनबिस, कोकेन या इथेनॉल? सो जो कोकेन पॉइजनिंग हुए वो रन अमॉक के वर्ड से एसोसिएटेड है। रन अमॉक का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाना, इधर उधर भागना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है रन अमॉक, ये कैनबिस पॉइजनिंग से एसोसिएटेड है, क्योंकि जो कैनबिस है वो हाईली हेलुसिनोजेनिक होता है और रन अमॉक जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है। इसी वजह से इट इज एसोसिएटेड विथ cannabis intoxication or cannabis poisoning, let's say. Next question, question number 10, the cannabis product such as ganja is prepared from which of the plants? So जो cannabis product है गांजा, ये किससे प्रिपेयर करा जाता है? सो फ्लावरिंग टॉप्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स। सो फ्लावरिंग टॉप्स से प्रिपेयर करा जाता है। जो कैनबिस प्लांट होता है उसको जो फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं उनसे गांजा इज बीइंग prepared, okay? So this is the correct option. And next question is question number 11, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस, टोटल 75 क्वेश्चंस हम मल्टीपल पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि आप इजीली इन छोटे छोटे वीडियोस को कवर करके अपना पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कवर कर सको। इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो 1 by 1 एक एक करके उस प्लेलिस्ट में ज़रूर से मिल जाए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एवरीवन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ this CUET PG 2024 forensic science के सब्जेक्ट के लिए। So join our classes for CUET PG 2025 examination, and yes, thank you so much. Share this video with your friends जो भी CUET PG forensic science की प्रिपरेशन कर रहे हैं, and subscribe our channel अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.